गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यश। तो जो भी वीडियो दोस्तों अपलोड हुआ है, इससे पहले वाला वीडियो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का संपादकीय था। अब उसके बाद जो वीडियो हम बता रहे हैं, यह है दोस्तों जनसत्ता के राष्ट्रीय संस्करण का संपादकीय के नाम से, जिसे आप जानते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर विचार विमर्श करेंगे। तो कल एक भाई ने, एक मित्र ने कहा था कमेंट बॉक्स में जाके कि सर जब आपका वीडियो आप जब अपलोड करते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलता या हमको पता नहीं चलता है। तो देखिए, या तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, या फिर यदि आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो आप एक बेल आइकॉन होता है वहीं बगल में कोने पे, यदि आप उसे प्रेस कर देंगे तो उससे क्या होगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वीडियो अपलोड हो गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं। या फिर आप जो टेलीग्राम जो लोग यूज़ करते हैं, देखिए कोई अलग से अपने मोबाइल में इंस्टॉल मत करिए। यदि जो यूज़ करते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, जीएस स्टडी 94 के नाम से बना हुआ है, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जैसे मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ वहाँ मैं शेयर कर देता हूँ, उसके माध्यम से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए थैंक यू। तो दोस्तों आज हम देखेंगे, जिसे लिखा है रिजवान अंसारी जी ने, मलिन बस्तियों की दुविधा। मतलब जितने भी स्लम एरिया हैं, स्लम बस्तियां हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। चाहे वो मुंबई का धारावी हो, चाहे आपके दिल्ली का हो, चाहे पश्चिम बंगाल का हो, ऐसे भारत में से तमाम कई जगह हैं जहां पर अगर देखा जाए तो मलिन बस्तियों का अंबार सा लगा हुआ है। और वो बस्तियां किस प्रकार से भविष्य में बहुत ही विकराल समस्याओं को जन्म दे सकती हैं और भविष्य में कई संसाधनों से वंचित रह सकती हैं। स्वास्थ्य के मामले में अभी भी अगर देखा जाए तो मलिन बस्तियों में जो लोग निवास करते हैं, उनके बच्चे हैं, खासकर उनमें तमाम तरह की समस्याएं, तमाम तरह के रोग जन्म लेते रहते हैं। तो दोस्तों ऐसे दुविधा भरी घड़ी में यदि महामारियों ने यहाँ पर अपना प्रकोप या जो युद्ध का अभियान का अगर बिगुल बजा दिया तो समस्याएं बहुत ही क्रिटिकल हो जाएंगी, जो हमारे और आपके हाथों से बाहर हो जाएंगी। उसके बाद मौत का तांडव लग जाएगा। इसीलिए अभी भी समय है कि जिन जिन समस्याओं से मलिन बस्तियां जूझ रही हैं, उन्हें तत्काल उन समस्याओं से निपटान के लिए तमाम ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाई जाएं। जहां पर पानी की व्यवस्था ना हो, जहां पर सफाई ना हो, वहां पे सरकार पहली प्राथमिकता दे। ऐसे जगहों का चुनाव करके वहां पे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे, जिससे यदि मलिन बस्तियों में इसका प्रकोप होता भी हो तो उतनी तेज़ी से ना हो जिस तेज़ी का हमें अंदाज़ा है। तो अब चलते हैं आगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिखा है, एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती धारावी में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जब देखिए आप एशिया कॉन्टिनेंटल, जो एशिया महाद्वीप होती है दोस्तों, तकरीबन इसमें 48 देश होंगे इस समय एशिया महाद्वीप में। तो पूरे एशिया में सोचिए 48 से 50 देशों के बीच में सबसे ज़्यादा यदि जनसंख्या है, सबसे बड़ी जो बस्ती है वो धारावी की है। सोचिए, जो मुंबई में पड़ता है, महाराष्ट्र जैसे राज्य में। अब तक कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। करीब 240 हेक्टेयर में फैली यह झुग्गियों में लगभग 8.5 लाख लोग रहते हैं और जनघनत्व 66,000 प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिहाजा ऐसे समय में जब देश भर में तालाबंदी और सामाजिक दूरी की हिदायत दी जा रही थी, तब मुंबई की इस मलिन बस्ती में यह सब मुमकिन नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह है यहाँ जगह और आधारभूत सुविधाओं की भारी कमी। आबादी की यह सघनता और समस्या सिर्फ इसी बस्ती की नहीं है, बल्कि देश की अमूमन हर झुग्गी बस्ती की है। दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में भी यही दिक्कतें पेश आ रही हैं। यही कारण कि भारत की झुग्गी झोपड़ियों की समस्या एक बार फिर से बहस के केंद्र में है। तो दोस्तों, मैं भारत सरकार और राज्य के तमाम उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से एक मैनिफेस्टो बीजेपी के द्वारा जारी किया गया था जब दिल्ली का चुनाव हो रहा था, उसमें बीजेपी ने कहा था, जहाँ बस्ती वहीं मकान, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, इस तरह की वो योजनाएं लाने वाली थी। उसने कहा था यदि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो जितनी भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वहाँ उसी जगह पर उन्हें एक पक्का आवास दिया जाएगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ, जो योजनाएं आप लाने वाले थे, तो क्या इस योजना का सहयोग आप चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को नहीं दे सकते हैं, जिस वजह से दोस्तों ये समस्याएं कम हो और जो जिन सुविधाओं से
जूझ रहे हैं मलिन बस्ती, उनमें एक अवसर आए। यही सारी चीज़ें कभी कभार हताश और निराश कर देती हैं कि जब उनकी पार्टी वहाँ पे जीतेगी तभी वो ऐसा कार्य करवाएंगे, अन्यथा नहीं कराएंगे। तो जो इतनी बड़ी राष्ट्रीय जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, यदि आपके अधिकार क्षेत्र में हो या फिर वास्तव में मानवता की भलाई सेवा करना चाहते हैं, तो ज़रूर ऐसी कुछ चीज़ें संचालित करिए, कुछ विद्यालयों का निर्माण करिए, मलिन बस्तियों में कुछ शेल्टर का निर्माण करिए, जिससे वहाँ का जो जनजीवन है, जिन समस्याओं से जूझ रहा, उन समस्याएं वहाँ पे व्याप्त ना हों। दरअसल भारत की मलिन बस्तियों में स्थितियाँ विकट है। भारत की 17.4% शहरी आबादी झुग्गी झोपड़ियों में निवास करती है। 2012 में नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की एक सर्वे में पता चला कि भारत के शहरों में कुल 33,510 झुग्गियाँ हैं। इनमें से लगभग 41% अधिसूचित थीं और 59% गैर अधिसूचित। सोचिए, सर्वे के मुताबिक 88 लाख परिवार इन शहरी बस्तियों में गुजर बसर करता है। सोचिए, 88 लाख। अखिल भारतीय स्तर पर एक मलिन बस्ती में औसतन 263 घरों के होने की बात कही गई है। संयुक्त राष्ट्र की एक नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वक्त में दुनिया की आधी आबादी शहरों में रहने लगी है। वर्ष 2050 तक भारत की आधी आबादी महानगरों और शहरों में रहने लगेगी। जाहिर यह स्थिति और बिकरार होने वाली है, लेकिन इन सब के बावजूद ऐसी बस्तियाँ लगातार बस रही हैं। दरअसल सस्ते और पर्याप्त आवास का विकल्प न होना मलिन बस्तियों की बसावट का बड़ा कारण है। दोस्तों, आपको में भी हो सकता है, अगर ऐसे जगहों पे आप विज़िट न किए हों, नहीं गए हों, तो आपको उसका अंदाज़ा नहीं होगा। पर यदि कभी भी अगर आपको अवसर मिले दिल्ली या मुंबई जैसे जगहों पर जाने का, तो आप एक बार ज़रूर कोशिश करिएगा कि आप कहिएगा उससे जो यहाँ पे स्लम एरिया हैं, क्या मैं वहाँ पे जा सकता हूँ, यदि कोई जानकार है तो मुझे लेकर चले। उसके बाद जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको हकीकत पता चलेगा कि क्या सबसे ज़्यादा हमारे देश में पात्र कौन है, जितनी भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं सबसे ज़्यादा लाभार्थी कौन है। चलिए, लाभार्थी छोड़िए, पर व्यक्ति को यदि आप नहीं दे सकते हैं, पर पर्सन को, तो क्या आप एक परियोजना नहीं ला सकते हैं, जिस परियोजना के माध्यम से जो मलिन बस्ती में जीवन यापन कर रहे हैं, वहाँ पे जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो बिजली हो, चाहे लाइट हो, चाहे वहाँ की गंदगी हो, पानी हो, खाद्यान्न हो, ठीक है, क्या छोटी छोटी जो वहाँ की संसाधन है, जो ज़रूरतें, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकते हैं। सही बता रहा हूँ, आप देखकर अपने आप को यही कहेंगे मैं दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति हूँ कि मैं ऐसे परिवार में जन्मा हूँ, या फिर इस तरह की समस्याएं मेरे पास नहीं है। इसलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं सरकार दोयम दर्जे का राजनीति करती है। क्या वो लोग हकदार नहीं हैं? उन लोगों का हमारे देश के संसाधनों पर अधिकार नहीं है? उन लोगों का हमारे देश की योजनाओं पर अधिकार नहीं है? क्या उन लोगों का हमारे देश के निर्वाचन में योगदान नहीं है? फिर भी देखिए किस तरह से उपेक्षित हैं, ठीक, पीड़ित हैं। बड़े शहरों में कमज़ोर तबके के लोग सस्ती आवास की तलाश में रहते हैं, पर ऐसे आवासों की अपर्याप्तता के कारण ऐसी बस्तियों में रहने को मजबूर होते हैं और यहीं से शहरों में झुग्गी झोपड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है। ये वे लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद ख़राब होती है। अमूमन ये मजदूर वर्ग के लोग हैं जिनके पास रोज़गार का कोई ठोस विकल्प नहीं होता, लिहाजा रोज़गार सुनिश्चित न होने से इनके पास आर्थिक तंगी होती है। फिर यहीं से इनकी समस्याएं शुरू होती हैं। शहरों की मलिन बस्तियों में झुग्गी पुनर्विकास योजना लागू की जाती है, लेकिन यह सफल नहीं हो पाती। इसकी वजह है कि पुनर्वासित लोग अपने आवंटित आवास को बेच या किराए पर लगाकर फिर से झुग्गियों में आवास की तलाश करते हैं ताकि वे कुछ पैसे कमा सकें। देखिए, लाख समस्याएं हों, लाख तरह के लोग हों, लाख विचारधारा के लोग हों, पर यदि सरकार चाह दे तो उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन ला सकती है, क्रांति ला सकती है। मलिन बस्तियां ग्रामीण गरीबों को शहरी जीवन की ओर आकर्षित करती हैं। यही आकर्षण बढ़ते प्रवासन का एक महत्वपूर्ण कारण भी है। यह आकर्षण शहरी जीवन में आने वाली कठिनाइयों से आंशिक रूप से लोगों को अंधा कर देता है। झुग्गी में रहने वाले लोग अमूमन टाइफाइड, हैजा, कैंसर और एड्स जैसे रोगों से पीड़ित होते हैं। यहाँ भीख और बाल तस्करी जैसी सामाजिक बुराइयों का शिकार होने का खतरा हमेशा बना रहता है। सोचिए, मैं सही बता रहा हूँ, आप विज़िट करिएगा वहाँ पे, जो वहाँ बच्चों की चोरी बहुत ज़्यादा होती है। बच्चे की किडनी से रिलेटेड, आँखों का, ऐसे मतलब मानव आर्गन जब बात होती है तो दोस्तों ज़्यादातर झुग्गियों से ही लोगों की तस्करी होती है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप बोलते हैं, मानव तस्करी।
और उसके बाद यहाँ पे तमाम तरह के रोग होते हैं, आप देख सकते हैं टाइफाइड है, कैंसर है, जो सबसे भयानक बीमारियों की संख्या में गिनी जाती हैं, टीबी है। मलिन बस्तियों को आमतौर पर ऐसी जगहों के तौर पर देखा जाता है जहां अपराध की दर ज़्यादा होती है, और यह सब झुग्गी क्षेत्रों में शिक्षा, कानून व्यवस्था तथा सरकारी सेवाओं की उपेक्षा के कारण होता है। फिर अधिकांश झुग्गी झोपड़ी वाले लोग अनौपचारिक क्षेत्र से अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे में उन्हें न वित्तीय सुरक्षा मिलती और न ही सभ्य जीवन यापन के लिए पर्याप्त कमाई, लिहाजा गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाने के कारण भूख, कुपोषण, उच्च शिशु मृत्यु दर, बाल विवाह, बाल श्रम जैसी सामाजिक समस्याओं से हमेशा दो चार होते रहते हैं। मलिन बस्तियों के विकास और वहां रहने वालों को आवास मुहैया कराने के लिए सरकार हमेशा प्रयासरत रही है, लेकिन गांवों से शहरों की तरफ पलायन में वृद्धि के कारण मलिन बस्तियों का पूर्ण उन्मूलन नहीं हो सका है। मलिन बस्तियों के पूर्ण उन्मूलन के उद्देश्य से स्लम क्षेत्र कानून 1956 बना था। 1996 में राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस योजना के अंतर्गत राज्यों को ऋण और सब्सिडी मुहैया कराई जाती है। 2022 तक लाभार्थियों को आवास मुहैया कराने के मकसद से 2015 में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना शुरू हुई। इसके लिए अधिकृत एजेंसियों के जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन विडंबना है कि इन तमाम कवायदों के बावजूद शहरों से मलिन बस्तियों का उन्मूलन अब तक संभव नहीं हो सका है। मलिन बस्तियां बसने के पीछे गरीबी सबसे बड़ा कारक है, इसलिए सबसे पहले इस समस्या का ध्यान केंद्रित कर नीति बनाने की ज़रूरत है। शहरी गरीबी दूर करने के लिए बेरोजगारी की समस्या पर सरकार को संजीदगी से प्रयास करना होगा। मौजूदा वक्त में रोजगार की दयनीय स्थिति से इनका संकट और भी विकराल होता जाएगा। शहरी गरीबों की आजीविका का समर्थन कर शहरी अनौपचारिक क्षेत्रों की गतिविधियों को विकसित करने के लिए भविष्य की नीतियों की आवश्यकता है। स्लम नीतियों को व्यापक और शहरी गरीबों को कम करने जैसी नीतियों के भीतर एकीकृत किया जाना चाहिए, ताकि गरीबी के विभिन्न आयामों की पहचान हो सके। दरअसल सरकार का लक्ष्य केवल झुग्गी वासियों के लिए घर बनाना न हो, बल्कि लोगों के लिए आजीविका विकल्प और सामाजिक आर्थिक बुनियादी ढांचे का बढ़ावा देना होना चाहिए। ऐसी भौगोलिक पहुँच बनाने की ज़रूरत है कि एक गरीब व्यक्ति आसानी से नौकरी तलाश सके। तो दोस्तों, हमारे देश में देख सकते हैं जो रोज़गार की समस्या वो दिन प्रतिदिन विकराल होती चली जा रही है। जिस तरह से तमाम तरह की कंपनियां सर्वे और अपने यहाँ के जो आंकड़े हैं वो जारी कर रही हैं, वो बहुत ही समस्याएं खड़ी पैदा कर रही हैं, क्योंकि वो पहले से ही लॉकडाउन की वजह से दोस्तों और प्रवासी मजदूरों के पलायन की वजह से तमाम तरह के समस्याओं से घिर चुकी हैं। उनके ऊपर तमाम तरह के बकाया ऋण हो चुके हैं। ऐसे में वो सोच रहे कि हम अपने कारोबार को कैसे संचालित करें और किन के माध्यम से करें। जब मैन पावर ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, क्योंकि दोस्तों पूरी तरह से जो चैन था, एक श्रृंखला था, पूरी तरह से देख सकते हैं डिस्टर्ब हो चुका है। उस वजह से समस्याएं निकल रही हैं। हालांकि झुग्गी की समस्या के त्वरित समाधान के तौर पर किराए पर आवास के लिए विकल्प हो जाना चाहिए। इस समय इस समस्या के समाधान के लिए किराए पर आवास की व्यवस्था एक बेहतर और पूरक समाधान साबित हो सकता है। किराए के मकान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि एक अस्थायी प्रवासन की समस्या को अधिक गंभीर नहीं होने देता। खासकर ऐसे लोगों के लिए यह बेहद कारगर है जो न स्थायी संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं और न अचल संपत्ति का निर्माण। किराए के मकान का एक पक्ष यह भी है कि यह आवासों के निर्माण के लिए ज़मीन की ज़रूरत को भी कम करता है। उल्लेखनीय कि महाराष्ट्र और ओडिशा जैसे कुछ राज्यों में किराए पर मकान लेने के संबंध में घरेलू नीतियां लागू की गई हैं। इसके तहत आंतरिक प्रवासियों के लिए कम लागत वाले साझा फ्लैट्स उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। दरअसल किसी भी नीति के निर्माण से पहले विभिन्न अध्ययनों के आधार पर पर्याप्त आंकड़े जुटाने की ज़रूरत है, ताकि सभी पहलुओं पर विचार हो सके। सफल और सस्ती झुग्गी के लिए पूर्व शर्त के रूप में शहर के बुनियादी ढांचे में निवेश की भी ज़रूरत है, जो झुग्गी निवासियों को सामाजिक आर्थिक बहिष्कार से बचाने के लिए एक मजबूत तंत्र के रूप में कार्य कर सकता है। ऐसे कदम उठाए जाएं कि बेहतर नौकरियों में अपने रोजगार के जरिए झुग्गियों वासियों के लिए एक उच्च और अधिक स्तर आय सुनिश्चित हो सके। शहरों में रोजगार के अच्छे अवसर से मलिन बस्तियों में एक स्वस्थ और अस्थायी जीवन शैली मुमकिन हो सकती है। समझने की जरूरत है कि विकासशील झुग्गियों में भी स्थानीय आर्थिक विकास को गति मिलती है, शहरी गतिशीलता और संचार में सुधार होता था, मलिन बस्तियाँ एकीकृत होती हैं और ये आर्थिक रूप से बेहद लाभदायक है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से मलिन बस्तियों के बारे में बताया जा रहा है। तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जो समस्याएं हैं हमारे देश में वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस आपको मिलेगा।
बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी मिलेगी। कहीं भी किसी को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दिया गया है तो कहीं भी किसी को प्राथमिकता के नाम पर मात्र लूटा गया है। तो जब आप बस्तियों की बात करें, जब आप डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, तो इन लोगों को भी साथ लेकर चलने का हमारा कर्तव्य है और इन्हें ऐसे ही बीच मझधार में न छोड़ें। यदि इन पर सरकार तमाम तरह के प्राथमिकताएं नहीं देती है, परियोजनाएं संचालित नहीं करती है, तो दोस्तों आने वाले समय में बहुत दिक्कतें होंगी और उन दिक्कतों की वजह से हमारा देश भी गर्त में जा सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।